नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार का पूर्ण बजट पेश किया है। इससे पहले भी एक बजट पेश हुआ था, लेकिन वो बजट चुनावों की वजह से पूर्ण बजट नहीं था। उसको इंटरिम बजट कहा गया था, अंतरिम बजट कहा गया था। लेकिन अब सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया है और एग्जाम के लिहाज से बजट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उस बजट का विश्लेषण करेंगे। बजट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए, उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। कौन-कौन से सेक्टर के लिए सरकार ने क्या कहा है, उन बातों को देखेंगे। बजट का एक खाका क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, पूरा ओवरव्यू क्या है, उस ओवरव्यू पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार ये समझ लिया जाए कि ओवरऑल बजट होता क्या है। तो बजट के बारे में एक बार बात कर ली जाए। तो जब आप बजट के बारे में बात करते हैं, बजट क्या होता है? बजट आपका बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है। इस ब्लूप्रिंट में क्या होगा? इस ब्लूप्रिंट में सरकार की व्यय शामिल होगा, सरकार कितना कर लगाने वाली है वो शामिल होगा, सरकार के लेन-देन शामिल होंगे, सरकार की योजनाएं शामिल होंगी। यानी कि आगामी आने वाले साल में सरकार जो भी काम करने वाली होती है, वो चाहे उस काम से पैसा आएगा या फिर उस काम से पैसा जाएगा, ये तमाम चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको बजट में। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में 112 में आपको जो है बजट को लेकर के प्रोविजन देखने को मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर संबोधित किया गया है। यानी कि बजट शब्द आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जो शब्द मिलेगा वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि सबसे पहले जो नया बजट पेश हुआ है, जो हमारी वित्त मंत्री ने नया बजट पेश किया है, उस नए बजट में आपको क्या-क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले सरकार का जो पूरा लेखा जोखा रहा है, सरकार की प्राप्तियां रही हैं, सरकार का क्या रेवेन्यू रहा है, उसके बारे में अगर आप बात करें। सबसे पहले अगर आप देखें कि सरकार को रुपया आता कहां से है, पैसे मिलते कहां से हैं, उसमें सरकार का जो सबसे बड़ा सोर्स जो पिछले साल रहा वो है आपका उधारी और अन्य देयताएं। यानी कि सरकार ने जो लोन लिया वो सबसे ज्यादा बेसिकली सरकार की उसको उसकी वजह से सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर पर आपका आयकर रहा यानी कि इनकम टैक्स रहा। थर्ड नंबर पर आपका जीएसटी रहा यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। और फोर्थ नंबर पर आपका निगम कर है यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स है। तो कौन कौन से चार सबसे ऊपर मिलेंगे आपको? पहला है सरकार को कहां से पैसे मिलते हैं। अगर आपका ये सवाल आता है तो इसमें पहले नंबर पर कौन मिलेगा? पहले नंबर पर मिलेगा आपको गवर्नमेंट बोरोविंग्स। तो गवर्नमेंट बोरोविंग्स आपको पहले नंबर पर मिलेंगी। दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपको क्या मिलेगा? जीएसटी मिलेगा। और चौथे नंबर पर मिलेगा आपको कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये हुआ चार सोर्स जहां से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। अब सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां पर है उसको अगर आप देखें तो सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जाता है ब्याज के भुगतान पर। हमने क्या देखा था? सरकार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है अपनी उधारी से। सरकार जो पैसे उधार लेती है बाजार से, वहां से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। और उसी उधार लिए पैसे पर सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है। तो भारत सरकार, ये चीज ये खास तौर पर आपको याद रखना है कि भारत सरकार का जो भी रेवेन्यू है उसमें से 19% जो पैसा है वो पैसा तो केवल आपका ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तो वो सबसे बड़ा सोर्स हुआ। सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेकंड नंबर पर है। ब्याज चुकाना सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर है आपका करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है वो आपका 21% के आसपास है। तो केंद्र सरकार की जो भी कमाई होती है उस कमाई में से राज्यों को जो हिस्सा मिलता है वो आपका पहले नंबर पर होता है। और फिर उसके बाद बारी आती है ब्याज के भुगतान की यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो पहले नंबर पर क्या होगा आपका? राज्यों को जो भुगतान है, राज्यों का जो हिस्सा है। दूसरे नंबर पर है आपका इंटरेस्ट हो गया। तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं यानी कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिन स्कीम्स को केंद्र सरकार चला रही है उन स्कीम्स पर जो पैसा लगता है वो आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो उस पर सरकार तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर मिलेगा आपको अन्य व्यय। फिर आपको मिलेगा केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर आपको वित्त आयोग और अन्य अंतरण मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपकी शुरुआत की तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पहला है राज्यों को ट्रांसफर, दूसरा है आपका इंटरेस्ट और तीसरा है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये तीन चीजें यहां पर आपको याद रखनी है।
और 4 चीजें यहाँ पर याद रखनी है कि सरकार को पैसा आता कहाँ से है और सरकार को पैसा जाता कहाँ से है। तो ये हमने समझा सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, उससे जुड़ा जो डेटा हमारे सामने आया है, जो कि हमारे बजट में पेश हुआ है, उस डेटा को भी एक बार समझ लिया जाए। तो इसमें जो पहला चार्ट आपको मिलेगा वो चालू खाते घाटे का है। चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को संक्षेप बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी देश का जो निर्यात है, निर्यात यानी कि किसी देश का जो एक्सपोर्ट है, वो आपका इंपोर्ट से कम होता है। तो आपका इंपोर्ट क्या है? आपका इंपोर्ट जो है बेसिकली ज़्यादा है, यानी कि आप दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते ज़्यादा हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भेजते कम है, वहाँ उनको आप निर्यात कम करते हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए भारत सरकार जो है, मान लीजिए दुनिया में केवल 2 देश हैं, एक देश ए है और एक देश बी है। ए को आप इंडिया भी कह सकते हैं, बी को आप जो है मान लीजिए अमेरिका कह दीजिए, बी को या आप चाइना कह सकते हैं, इसको चाइना के साथ ये सिचुएशन ज़्यादा अच्छी आएगी। तो एक इंडिया है, एक चाइना है। मान लीजिए इंडिया चाइना को जो सामान बेचता है उसकी वैल्यू 100 रुपये है और चाइना से जो सामान खरीदता है उसकी वैल्यू 200 रुपये है। तो अब इस पूरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत को 100 रुपये का नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान को आप जो है टेक्निकल टर्म में करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और अगर आप सरकार के डेटा पर नजर डालेंगे तो सरकार का डेटा ये बताता है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2024 में आपका कम होता हुआ नजर आपको आ रहा है, वो आपका सरप्लस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो 2021 में हमें सिचुएशन देखने को मिली थी जब भारत में कोविड-19 महामारी थी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार बहुत लंबे समय बाद भारत को अपने करंट अकाउंट में सरप्लस देखने को मिला था। सरप्लस का क्या मतलब है? जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। डेफिसिट में क्या होता है? हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होता है। सरप्लस में क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है। तो ये सरल शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। तो ये भी भारतीय इकोनॉमी के अच्छे संकेत देता है। इसके अलावा ये अगर आप देखें भारतीय इकोनॉमी के विकास की दर यहाँ पर मिलेगी आपको, तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर आपको डेवलप होती हुई नजर आ जाएगी। और आरबीआई का ये अनुमान है, दूसरे कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी ये कहना है कि इस बार सरकार का खुद ये अनुमान है कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 का जो बीत चुका है फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमारी जो विकास की गति रहेगी वो 8.2% के आसपास रह सकती है। हालांकि इसका अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आया। सरकार ने जो है बजट में हालांकि इसको जरूर स्वीकार किया है कि हमारी जो विकास दर रही वो 8.2% के आसपास रही। अगले साल की अगर आप बात करें या वर्तमान साल की अगर आप बात करें तो अभी आपको याद होगा हमने कल ही इस पर बात की थी कि इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है, जिस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो आपका 6.5% से 7% के बीच में रह सकती है। और वर्तमान जो बीता हुआ साल है यानी कि 2023-24 का, उसमें कितनी रही? उसमें 8.2 के आसपास रही। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसको गिन सकते हैं, क्योंकि एक तरफ दुनिया की इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है जहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी है जो 8.2% की दर से विकास कर रही है। और डेटा अगर आप देखें और क्या क्या दिया गया है तो ये आपका पीएमआई इंडेक्स है। पीएमआई इंडेक्स क्या होता है? तो आज जो बजट है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ों पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। पीएमआई इंडेक्स जैसे उसमें से एक है, पीएमआई इंडेक्स पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये जो पीएमआई इंडेक्स होता है ये आपका 2 सेक्टर्स के लिए जारी होता है। कौन कौन से 2 सेक्टर? एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक है आपका सर्विस सेक्टर। और इसमें भी अगर आप देखें तो पीएमआई इंडेक्स में बेसिकली अगर आपका पीएमआई इंडेक्स 50 से ऊपर है तो माना जाता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और चार्ट पे अगर आप आए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 50 का लेवल है, यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है और इकोनॉमी ओवरऑल 50 के लेवल के ऊपर बनी हुई है। केवल एक बार आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में इकोनॉमी 50 से नीचे जाती हुई दिखाई दी थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो आपका जो उसमें आउटपुट है, जो उसमें प्रोडक्शन है, जो उसकी संभावनाएं हैं वो बेहतर बनी हुई है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर आप निश्चिंत हो सकते हैं। पीएमआई इंडेक्स भी यहाँ पर बेहतर बना हुआ है। अगला जो हमारा डेटा है वो आपका बैंकों के एनपीए से जुड़ा हुआ है।
एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा एसेट जो बैंकों को अब फायदा नहीं दे रहा। अगर टेक्निकल टर्म में आप देखें तो अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और उस लोन का जो इंटरेस्ट है उसको 90 दिनों तक नहीं चुकाते हैं, तो इसको कहा जाएगा एनपीए। बैंक क्या करता है, उसको एनपीए के तौर पर डिक्लेयर कर देता है। अब अगर आप एनपीए की बात करते हैं तो आप सोच करके देखिए कि अगर कोई बैंक पैसा देता है और उसको पैसा नहीं मिलता है तो ये तो बैंक का नुकसान है। तो अगर किसी इकोनॉमी में एनपीए बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए नकारात्मक संदेश होता है। लेकिन अगर आप डेटा की बात करेंगे तो डेटा ये कहता है कि हमारी इकोनॉमी में मार्च 2018 के बाद से लगातार आपको एनपीए जो है कम होता हुआ नजर आएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि जाहिर तौर पर भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके लिए एक अच्छी खबर के तौर पर सामने आता है। और अगर आप देखें और संकेतक क्या हैं, तो राजकोषीय घाटे को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। राजकोषीय घाटा यानी कि सरकार के राजस्व और सरकार के एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, जिसमें से आप बोरोविंग्स को हटा देते हैं, जिसमें से सरकार ने जो उधार लिया है उसको हटा देते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का राजकोषीय घाटा जो है वो आपको लगातार कम होता हुआ नजर आएगा। 2021 में अगर आप देखें तो ये 9.2% के आसपास था और वर्तमान समय में ये 5.6% के आसपास है। और सरकार का टारगेट है कि इसको 4.5% के आसपास लाया जाए। 4% के आसपास लाने का टारगेट सरकार ने डिसाइड किया है। तो राजकोषीय घाटा, जिसको इंग्लिश में आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसकी सिचुएशन भी आपको इकोनॉमी में बेहतर नजर आएगी। इसके अलावा अंत में बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की। इन्फ्लेशन को लेकर भी आरबीआई जो है, भारत सरकार जो है, बहुत ज्यादा निश्चिंत बने हुए हैं। कल हमने उसमें भी बात की थी जब हम इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा कर रहे थे, तो आरबीआई और जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये दावा है कि जल्द ही हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास आ सकता है। और अभी भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड आपको जो है नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय का ट्रेंड देखें तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तक ये संभावना बनी हुई है कि आपका जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो कंपैरेटिवली आपको और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि यहाँ पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, यानी कि जो आपका खाद्य मुद्रास्फीति है वो बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। लगातार 8 से 9% के आसपास बनी हुई है और ये आरबीआई के लिए एक बड़ा चिंता का कारण है, क्योंकि 8 से 9% इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है जब आप भारतीय इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स रहे जो कि भारत सरकार की ओर से अपने बजट में पेश किए गए और इन इंडिकेटर्स के आधार पर यह दावा किया गया कि भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में एक बेहतर फेज से गुजर रही है, एक बेहतर सिचुएशन से गुजर रही है। हालांकि ये जो डेटा पेश किए गए, जो आंकड़े पेश किए गए, कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने इन आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। कल भी जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तब भी कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे और सरकार से सवाल किए गए थे कि सरकार ने केवल वही डेटा क्यों पेश किए हैं जो डेटा सरकार की बेहतरी को दर्शाते हैं। सरकार को वो डेटा भी पेश करना चाहिए था जो सरकार की नकारात्मक सिचुएशन को भी दर्शाते हैं। तो ओवरऑल डेटा पेश किया गया है, डेटा पर सवाल भी उठ रहे हैं। हमारा काम डेटा को पेश करना है, आपके सामने डेटा पर सवालों को बताना है। तो ये हमने बेसिकली भारतीय इकोनॉमी के जो तमाम संकेतक हैं उन संकेतकों पर बात की। अब बढ़ा जाए आगे, और अगली जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि सरकार आगे आने वाले बजट में, आगे आने वाला जो साल है वो कौन से सेक्टर में कितना ज्यादा खर्च करने वाली है। उसको अगर आप देखें, यहाँ से आपका जो है एक सवाल जाहिर तौर पे बन सकता है कि इस बार के बजट में सरकार कौन से क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली है। उसको अगर आपको क्रम में लगाने को दिया जाए तो एक सवाल इस तरह से ज़रूर बन सकता है। सबसे ज़्यादा जो खर्च होने वाला है इस बार वो आपका रक्षा क्षेत्र पर होगा। तो सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया है। कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 4,54,773 करोड़ रुपए। तो ये आपका इतना टोटल अमाउंट रक्षा क्षेत्र के लिए डिसाइड किया गया है। फिर अगर आप देखें तो ग्रामीण विकास के लिए तकरीबन 2,65,808 करोड़ रुपए, 808,000 करोड़ रुपए डिसाइड किए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है। फिर कृषि क्षेत्र के लिए है, फिर आपका गृह क्षेत्र के लिए है, फिर आपका शिक्षा हो गया, और इसके बाद अगर आप देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, सामाजिक कल्याण है और वाणिज्य और प्रौद्योगिकी है। अब इस पूरे डेटा में एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कोट कर सकते हैं, वो ये है कि 2024 के बजट में, या आप कहें 2024-25 के बजट में, सरकार ने ग्रामीण विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। एक तो यहां से नजर आता है कि सरकार ग्रामीण विकास पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। ग्रामीण विकास हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र अधिकतर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेगा।
तो वो भी ग्रामीण विकास से ही जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण विकास पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, ये एक नए ट्रेंड के तौर पर यहाँ पर सामने आता है। और अगर आप देखें कि सरकार कौन सी योजनाओं पर कितना खर्च कर रही है, तो मनरेगा के लिए सरकार ने अमाउंट बढ़ा दिया है। इससे पहले जब बजट आया था तो हमने बात की थी कि सरकार ने मनरेगा के अमाउंट को कम कर दिया था और उस पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब मनरेगा के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रिसर्च और अनुसंधान की अगर आप बात करें, रिसर्च की बात करें, तो उसके अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। सेमीकंडक्टर के विकास का जो विनिर्माण है उसके अमाउंट को भी बढ़ाया गया है, 3000 करोड़ से बढ़ा करके 6903 करोड़ कर दिया गया है। सौर ऊर्जा के लिए भी अमाउंट को बढ़ाया गया है, 4970 से बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए भी पैसे बढ़ाए गए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले ये अमाउंट 442 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था और अब ये अमाउंट है आपका 2228 करोड़ रुपए। इसके अलावा औषधि उद्योग के लिए भी आपका एक पीएलआई योजना शुरू की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इसके लिए भी अमाउंट को बढ़ाया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी के लिए, यानी कि जो आपका एलपीजी गैस होती है उसकी सहायता के लिए भी अमाउंट जो है सरकार ने बढ़ाया है। इसके अलावा जो आपका क्रेडिट आधारित स्कीम है उसके लिए भी अमाउंट को बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार सरकार जो है, इस पर हम आगे भी अंत में भी बात करेंगे कि सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। संक्षेप में आप ये मान लीजिए कि सरकार जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करती है तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी इकोनॉमी पर भी आपको लॉन्ग टर्म प्रभाव मिलता है और पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, सरकार जो है एसेट क्रिएट कर रही है, अनुसंधान पर ध्यान दे रही है, मनरेगा के माध्यम से एसेट क्रिएट किया जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो बहुत सारे सेक्टर्स पर सरकार जो है पैसा लगा रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका पूंजीगत व्यय है वो बढ़ रहा है। तो ये हमने देखा कि सरकार कौन सी योजनाओं पर कितना खर्च कर रही है। अब ये जो हमने अब तक चर्चा की वो ये था कि बेसिकली सरकार ने बजट में इकोनॉमी को लेकर के क्या कहा है। अब हम बात करते हैं कि बजट में सरकार ने क्या नई घोषणाएं की हैं, क्या नए वादे किए गए हैं। उनको अगर आप देखें, सबसे पहले बजट का एक परिचय यहाँ पर हम जानेंगे। तो इस बार का जो हमारा बजट है वो बेसिकली आपका 4 ग्रुप्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, 4 समूहों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और कौन कौन से समूह है वो, इसमें पहला है आपका युवा, यानी कि जो आपके यंग लोग हैं। इसके अलावा आपके किसान यानी कि जो अन्नदाता हैं। इसके अलावा जो आपके गरीब हैं, पुअर लोग हैं, और महिलाएं जो हैं, जो यानी कि विमेन जो है। इन 4 लोगों को ध्यान में रख करके आपकी इकोनॉमी में इस बजट को तैयार किया गया है। तो अब आगे आपको जितने भी योजनाएं मिलेंगी, जितनी भी चीजें मिलेंगी, वो योजनाएं, वो वादे इनमें से 4 में से किसी एक ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो ग्रुप की बात हो गई। उसके अलावा इस पूरे बजट में जितनी भी घोषणाएं हैं वो किसी ना किसी थीम से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी थीम है, तो थीम इसमें 4 थीम है। सबसे पहला है रोजगार, फिर है आपका कौशल प्रशिक्षण, फिर है एमएसएमई और फिर है आपका मध्यम वर्ग। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम जितनी भी योजनाओं की बात करेंगे वो योजनाएं इनमें से किसी ना किसी एक थीम से जरूर आपको जुड़ती हुई नजर आ जाएंगी। तो अब जितनी भी योजनाओं पर बात होगी वो सबसे पहले तो किसी न किसी एक ग्रुप से जुड़ी होगी और किसी न किसी एक थीम से जुड़ी होगी। तो इस बार ये ओवरऑल हमारा बजट रहा है। इस तरह का फ्रेमवर्क आपको वहां पर नजर आएगा। 4 ग्रुप हैं और 4 थीम है। इसके अलावा बजट में आपको बेसिकली 9 पिलर्स भी मिलेंगे, जिन 9 पिलर्स के माध्यम से उन 4 लोगों, 4 ग्रुप्स और 4 थीम्स को बढ़ावा दिया गया है। इन 9 पिलर्स को विकसित भारत की प्राथमिकताएं कहा गया है। यानी कि विकसित भारत को, अगर भारत को विकसित होना है तो कहाँ कहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, वो 9 चीजें यहाँ पर रेखांकित की गई हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है आपका कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। इसके अलावा रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा। इसके अलावा अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, यानी कि अगली पीढ़ी के सुधार। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पर इन सभी को लेकर के सरकार ने क्या क्या शुरू किया है। सबसे पहले बात करेंगे कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को लेकर के। तो इसमें अगर आप देखें तो सरकार ने सबसे पहले कृषि अनुसंधान पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। सरकार का कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार हमारी जो जलवायु है वो बदल रही है और इस बदलती जलवायु के बीच में आपको कृषि पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है।
तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस प्रभाव को कम करें। और प्रभाव कम कैसे होगा? प्रभाव कम होगा जब उस पर रिसर्च होगी, जब हम उस पर जो है ज्यादा नए एरियाज पर बात करेंगे, ज्यादा रिसर्च करेंगे, ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। तो सरकार जो है अब इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर जोर दे रही है, और साथ ही इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रयास अगर आप देखें तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाने वाली है सरकार, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। इस नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के माध्यम से बेसिकली आपका सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस का विकास सुनिश्चित किया जाएगा, उन ग्रुप्स का, उन समूहों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा इस राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से। इसके अलावा भारत में बहुत सारी फसलें हैं जिनमें आत्मनिर्भरता हासिल करने को लेकर के बात यहाँ पर की गई है, जैसे कि आपका सरसों हो गई, इसके अलावा मूंगफली हो गई, तिल हो गए, सोयाबीन हो गए, सूरजमुखी का तेल हो गया। इन सेक्टर्स में, इन फसलों में, इन क्रॉप्स में आपका आत्मनिर्भरता हासिल करने का टारगेट सरकार ने डिसाइड किया है। इसके अलावा सब्जियों के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बातचीत करे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि हम खासतौर पर सब्जियों को लेकर के, जो वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके लिए नए स्टार्टअप्स की शुरुआत करेंगे, उनकी जो सप्लाई चेन है उसके लिए नए स्टार्टअप बनाएंगे, ताकि सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए 32 फसलों की 109 नई किस्में जारी की हैं। कितनी फसलों की? 32 फसलों की 109 नई किस्में जो है जारी की गई हैं, जो कि हाई यील्ड वैरायटीज हैं, जिनके माध्यम से जो आपकी उत्पादकता है उसको बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की बातचीत की गई है। इसमें सरकार अगले 2 सालों में हमारे जो किसान हैं, तकरीबन 1 करोड़ किसानों को जो है प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, ब्रांडिंग में उनकी मदद करेगी, जिससे प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार हमारे देश में 10,000 के आसपास जैव आदान संसाधन केंद्र, जैव आदान संसाधन केंद्र यानी कि इसको इंग्लिश में आप कहेंगे ऑर्गेनिक रिसोर्स, जैव ऑर्गेनिक इनपुट रिसोर्स सेंटर, ऑर्गेनिक इनपुट रिसोर्स सेंटर आप इसको कहेंगे। तो सरकार ऐसे 10,000 ऑर्गेनिक इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करेगी, ताकि किसानों को ये बताया जा सके कि आप आसानी से ऑर्गेनिक इनपुट प्राप्त कर सकते हैं और आपको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिक इनपुट के माध्यम से भी बेहतर खेती कर सकते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर बात हुई है। इसके अलावा सरकार झींगा उत्पादन और झींगा निर्यात को भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। ये इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार नाबार्ड के माध्यम से, जो कि भारत में जो रूरल फाइनेंसिंग है उसके लिए स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नाबार्ड के माध्यम से सरकार भारत में झींगा प्रोडक्शन, यानी कि इसको आप इंग्लिश में कहते हैं शिम्प प्रोडक्शन, शिम्प प्रोडक्शन के लिए जो है फाइनेंसिंग करने वाली है। इसके अलावा ये बेसिकली हमारा किसान को बेसिकली आपका सरकार जो है किसान कार्ड भी जारी करने पर प्लान बना रही है, और 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि सरकार भारत में कृषि क्षेत्र के लिए क्या करने वाली है। अब बढ़ा जाए आगे, देखा जाए रोजगार और कौशल के लिए क्या होगा। तो रोजगार की अगर आप बात करें, सरकार ने रोजगार के लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर अगर आप देखें तो 5 योजनाओं की शुरुआत की है। युवाओं के लिए टोटल 5 योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। इसमें से 3 जो योजनाएं हैं वो आपका उसका नाम है योजना ए, योजना बी और योजना सी। एक एक करके इन पे बात करते हैं। योजना ए जो है ये बेसिकली आपका फॉर्मल सेक्टर में जो नए फ्रेशर्स होते हैं, यानी कि जो आपका औपचारिक क्षेत्र है वहां पर जो नए लोग पहली बार ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए है। तो सरकार ने यहाँ पर प्लान ये बनाया है कि योजना ए के माध्यम से, प्लान ए के माध्यम से हम जो नए फ्रेशर्स ज्वाइन करेंगे उनकी जो पहली सैलरी होगी, उस पहली सैलरी में से 15,000 रुपए का अमाउंट जो है सरकार प्रदान करेगी। नियोक्ताओं को सरकार जो है आपके कर्मचारियों को देगी, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई है वो है 1 लाख रुपए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है और आप किसी फॉर्मल कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें से 15,000 रुपए का अमाउंट आपका सरकार के माध्यम से दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में। तो उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो उसमें से 15,000 रुपए आपका सरकार देगी पहले महीने में,
और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, और जो शेष अमाउंट है वो आपका कंपनी से आने वाला है। तो ये आपका पहली स्कीम है। दूसरी स्कीम आपका खासतौर पर विनिर्माण सेक्टर को लेकर के है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के है। तो विनिर्माण सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो आपकी ईपीएफओ है उसके माध्यम से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की मदद करेगी। तो इसके माध्यम से और ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, तकरीबन 30 लाख युवाओं को मदद इससे मिलेगी। और इसके माध्यम से योजना ए के माध्यम से 2,10,000 युवाओं को मदद मिलेगी, सॉरी 210 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। और एक योजना है योजना सी या योजना ग। तो योजना ग के माध्यम से भी बेसिकली आपका जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उस कंट्रीब्यूशन को रिटर्न किया जाएगा। उनका 2 साल तक उनकी कंट्रीब्यूशन की प्रतिपूर्ति की जाएगी 3,000 रुपए तक। तो उनका अगर कंट्रीब्यूशन 3,000 तक है तो 3,000 रुपए उनके 2 साल तक वापस आते रहेंगे। तो इससे भी युवाओं को लाभ मिलेगा और इससे उम्मीद है कि तकरीबन 50 लाख नौकरियों का सृजन किया जा सकता है। तो ये बेसिकली 3 योजनाएं यहाँ पर हुई। एक योजना आपको यहाँ पर मिलेगी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में, कार्यक्रम का नाम है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। टारगेट है कि अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 20 लाख युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। ये आपका चौथा योजना है। एक योजना आगे भी है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर भी आपको मिलेंगी कुछ चीजें, जैसे महिलाओं के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये काम किया है कि अब हम देश के अलग अलग हिस्सों में विमेन हॉस्टल्स की शुरुआत करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे घरों की जो महिलाएं होती हैं वो इस वजह से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि उनका ऑफिस दूर होता है। तो सरकार अब सुविधा देगी, खासतौर पर जो महिलाएं दूसरे शहरों में काम करती हैं उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार गर्ल्स हॉस्टल का गठन, महिला हॉस्टल्स का गठन करने वाली है। और क्रचेस भी स्थापित किए जाएंगे, जो शिशु गृह हैं, ताकि जो जिन महिलाओं के बच्चे हो गए हैं वो भी काम पर आ सकें, तो उनके बच्चों को वो शिशु गृह में छोड़ सकते हैं। तो ये प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर योजना आपको मिलेगी, अगर आप में से कोई भी साथी जो है वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए तैयार है। और इस 10 लाख रुपए तक के ऋण पर आपको 3 वर्ष तक जो है 3% तक ब्याज जो है कम आपका हो जाएगा। तो ये सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। इसके लिए हर साल तकरीबन 1 लाख विद्यार्थियों को मदद इस पूरी योजना से मिलने वाली है। आगे बढ़ा जाए, अब देखा जाए कि सरकार जो है समावेशी मानव संसाधन विकास के लिए क्या करने वाली है। उसको अगर आप देखें तो सरकार एक योजना शुरू कर रही है। इस योजना का नाम है पूर्वोदय विकास भी विस्तार भी योजना। ये योजना खासतौर पर भारत के ईस्टर्न इलाकों के लिए है। ईस्टर्न क्षेत्रों में भारत के वो इलाके आते हैं जहां पर संसाधन तो बहुत ज्यादा हैं, जहां पर रिसोर्सेज हैं, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उन क्षेत्रों का विकास अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तो सरकार अब उन क्षेत्रों का विकास भी सुनिश्चित करेगी। सरकार वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। कौन कौन से एरिया इसमें शामिल है? तो इसमें आपको बिहार मिलेगा, इसमें आपको झारखंड मिलेगा, इसमें आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, इसमें आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो ये 4 राज्य यहाँ पर आपको मिलेंगे। इन 4 राज्यों में सरकार जो है निवेश करेगी और इन 4 राज्यों का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा एक औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। गया में बेसिकली आपका एक औद्योगिक नोड के विकास पर बातचीत चल रही, जो कि आपका अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। और एक योजना सरकार ने और शुरू की है, उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसके माध्यम से भारत में तकरीबन 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। और इसमें इस योजना के माध्यम से भारत के जो जनजातीय समुदाय हैं, तकरीबन आपका 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे सहायता मिलने वाली है। और अगर आप देखें सरकार ने और क्या किया है भारत में समावेशी विकास के लिए, तो सरकार का कहना है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, हमारा नॉर्थ इंडिया वाला जो इलाका है, वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करेंगे। उसकी 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी, 100 शाखाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिस अधिनियम के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया था, उस अधिनियम में सरकार ने जो वादे किए थे, उस समय जो वादे किए गए थे, उन वादों को अब पूरा किया जाएगा। सरकार आंध्र प्रदेश को जो है 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। औद्योगिक गलियारे शुरू किए जाएंगे आपका आंध्र प्रदेश में। तो अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी दिखाई देगी, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता होती है वो भी दिखाई देगी। सरकार ने यहाँ पर भी बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल किया है, सरकार यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश की बात कर रही है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर आपको बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं और क्या-क्या मिलेगा आपको। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सरकार ने एमएसएमई के लिए बहुत काम किया है। जैसे विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है, यानी कि अगर एमएसएमई बैंकों से लोन लेते हैं तो उनकी जो गारंटी है वो सरकार प्रदान करेगी। इसके अलावा जो आपका मुद्रा योजना है, जो आपकी मुद्रा ऋण सरकार देती थी, उसमें 3 कैटेगरी होती थी। जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी उसका नाम था आपका तरुण। तो तरुण जो कैटेगरी थी उसमें पहले जो लोन मिलता था उसका मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए हुआ करता था। अब इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार बेसिकली आपका जो एमएसएमई स्ट्रेस की सिचुएशन में है, जो एमएसएमई समाप्ति की कगार पर हैं, उनकी भी सहायता करेगी। उसको लेकर भी यहाँ पर योजना शुरू करने की बातचीत की गई है। और अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि सरकार ने युवाओं के लिए 5 योजनाएं शुरू की हैं। 4 पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक अगर आप देखें तो एक है आपकी इंटर्नशिप अवसर। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली सरकार का टारगेट ये है कि हम अगले 5 सालों में भारत के 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करवाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और इस इंटर्नशिप में जो पैसा दिया जाना है, जो इंटर्न को पैसा मिलेगा, वो आपका 5,000 तो हर महीने मिलेगा और 6,000 रुपए एक बार में मिलेगा। और कंपनियों को ये अलाउ किया गया है कि आप ये जो पैसा है ये आप अपने सीएसआर एक्टिविटी यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के तौर पर शामिल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली सरकार एक नया मैकेनिज्म यहाँ पर लेकर के आई है। इसके अलावा सरकार जो है 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की बात कर रही है देश में। इसके साथ साथ घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल्स मिशन सरकार ने शुरू किया है। यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी के लिए, उन मिनरल्स को हमारे देश में लाने के लिए, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, उनका अधिग्रहण करने के लिए सरकार एक नया मिशन लेकर के आई है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। तो ये बेसिकली हमने देखा कि भारत सरकार की ओर से विनिर्माण क्षेत्र और सर्विस सेक्टर के लिए क्या किया गया है। आगे बढ़ा जाए और शहरी विकास के लिए सरकार ने क्या किया है उसको देखा जाए। जो हमारे शहर हैं उनको डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं द्वारा जो संपत्ति खरीदी जाती है उस पर स्टैंप ड्यूटी खरीदते समय जो स्टैंप ड्यूटी का जो प्राइस होता है, सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला प्रॉपर्टी खरीदती है तो स्टैंप ड्यूटी का जो प्राइस है वैसे तो वो राज्य सरकार डिसाइड करती है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इस प्राइस को कम करने की कोशिश करेंगे, इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो घरों की रजिस्ट्री है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा स्ट्रीट मार्केट शुरू करने की बात की जा रही है। सरकार का टारगेट है कि हम जो चुनिंदा शहर हैं वहां पर 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब डेवलप करेंगे। इसके लिए सरकार एक परियोजना भी लाने वाली है। तो जो शहर होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर जो है कुछ ऐसे एरियाज बन जाते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। तो सरकार अब उन एरियाज को फॉर्मल तरीके से डेवलप करने वाली है। इसके अलावा ट्रांजिट उन्मुख डेवलपमेंट की भी बातचीत की जा रही है। ऐसे शहर जहां की जनसंख्या जो है 30 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख यानी कि 30 लाख से ज़्यादा है, वहां पर वैसे 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख डेवलपमेंट, ट्रांजिट उन्मुख विकास जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये सरकार इस डेवलपमेंट की अप्रोच को वहां पर बढ़ावा देगी। कहाँ पे? जहां पे पॉपुलेशन जो है 30 लाख से ज्यादा है और ऐसे 14 शहरों को कवर किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या है। इसको अगर आप समझें तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब ऐसे विकास से है, ये विकास का एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जहां पर आप अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और ऐसा डेवलप किया जाता है उसको कि आपके शहर में जो भी लेजर सुविधाएं हैं या फिर जो भी आपकी लग्जरी सुविधाएं हैं वो उन सभी लग्जरी सुविधाओं तक आप अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए पहुंच सकें, आपको लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। तो इसको कहते हैं आप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके बाद जल प्रबंधन को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। 100 बड़े शहरों में जो है जल प्रबंधन की सुविधा सरकार प्रदान करेगी।
इसके अलावा आवास से संबंधित जरूरतों की अगर आप बात करें तो पीएम आवास योजना शहरी, तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अब उसके 2.0 वर्जन की शुरुआत की जा रही है। ये जो 2.0 वर्जन है, इसके माध्यम से सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और तकरीबन 1 लाख शहरी गरीबों को जो है घर प्रदान करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा सरकार जो है जो रेंट होता है, रेंट पर जो घर लिए जाते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए भी कानून लाने पर विचार कर रही है। तो ये हमने आवास संबंधी आवश्यकताओं की बात की। आगे बढ़ा जाए, आगे अगली खबर अगर आप देखें तो फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के सरकार ने क्या किया है, उसको अगर आप देखें तो इसमें सरकार जो है आपका जो हमारा जो न्यूक्लियर सेक्टर है, उस न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी, निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की बात कर रही है। निजी क्षेत्र को भारत में लघु रिएक्टर स्थापित करने पर जो है उनको शामिल वहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार एनर्जी ऑडिट पर भी बात कर रही है। सरकार का कहना है कि भारत में जो आपके जो लघु उद्योग हैं उनको स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा और इसके साथ साथ भारत में ऐसे 60 क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे जहां पर एनर्जी ऑडिट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एनर्जी ऑडिट की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी। अब एनर्जी ऑडिट क्या है? एनर्जी ऑडिट का मतलब ये है कि ये पता लगाना है कि एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक घर जो है या एक रेजिडेंशियल एरिया जो है, वो क्या सही ढंग से एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एनर्जी को बर्बाद तो नहीं कर रहे। इसको कहा जाता है एनर्जी ऑडिट या फिर ऊर्जा लेखा परीक्षा। तो इसकी जो सुविधाएं हैं वो सरकार अब 60 क्लस्टर्स में डेवलप करने वाली है और आगे चल करके इस 60 क्लस्टर को 100 में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा और अगर आप देखें तो यहाँ पर एनटीपीसी और बीएचईएल का एक जो है संयुक्त पूर्ण उद्यम वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अपने बजट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी बात की है। इस योजना का जो घोषणा की गई थी वो प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी के अवसर पर की थी। बाद में सरकार ने इसको लेकर के इसका नाम चेंज कर दिया था। पहले सूर्योदय योजना इसका नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। इसका टारगेट ये है कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाए। 300 यूनिट तक प्रतिमाह मुफ्त बिजली की बात यहाँ पर की गई है और सरकार का कहना है कि अब तक 1.28 करोड़ लोगों ने इस पूरी योजना के लिए आवेदन दिया है। और अगर आप देखें आगे, अगर आप समझें तो शहरी विकास के लिए और क्या क्या किया गया है उस पर अगर आप बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है। जब वित्त मंत्री अपनी स्पीच दे रही थी तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि पर्यटन जो है वो भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है, तो उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। बहुत सारे मंदिर कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, इसके अलावा राजगीर के लिए बेसिकली एक व्यापक पहल शुरू की जाएगी। नालंदा को और ज़्यादा बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ओडिशा में बेसिकली आपका पर्यटन को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिहार पर बहुत ज़्यादा जोर आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो है अंतर्राज्यीय लिंक स्थापित किए जाएंगे और असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए सहायता दी जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें राज्यों के विकास के लिए आपको बहुत सारी पहलें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आगे बात करते हैं नव प्रवर्तन या इनोवेशन को लेकर के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहा है सरकार ने। तो सरकार जो है वो बेसिकली आपका मूल अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान नीति, आपको याद होगा सरकार ने एक फंड बनाया था, नेशनल रिसर्च फंड। तो ये जो फंड है इस फंड को संचालित किया जाएगा, इस पे सरकार ने कहा है। और सरकार का कहना है कि 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान को और प्रवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि निजी स्तर पर, प्राइवेट लेवल पर सरकार जो है और ज्यादा रिसर्च करवाने पर, रिसर्च कमीशन करने पर जोर देगी। इसके अलावा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को लेकर के सरकार ने कहा है कि सरकार 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल गठित करेगी और इस वेंचर कैपिटल के माध्यम से उन स्टार्टअप्स, उन कंपनियों को पैसा दिया जाएगा जो खासतौर पर आपका स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में स्पेस सेक्टर को लेकर के कोई भी सवाल आता है तो वहां पर आप सरकार के प्रयास में लिख सकते हैं कि सरकार ने 2024-25 के बजट में एक फंड बनाने की बात की है, एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने की बात की है जो कि अंतरिक्ष सेक्टर के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। तो ये हमने देखा कि भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहा है। अगली पीढ़ी के सुधारों में क्या क्या चीज़ें शामिल है उसको अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले तो जो भी आपका लैंड है
उस लैंड को एक भूखंड पहचान संख्या या फिर भू आधार जारी किया जाएगा। यूनिक भूखंड आधार पहचान संख्या यानी कि यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर ULIN जारी किया जाएगा, जिसको आप जो है ई आधार भी कह सकते, जिसको आप जो है बेसिकली आपका लैंड आधार भी कह सकते हैं, भू आधार भी कह सकते हैं। जैसे हमारे लोगों का आधार होता है, नागरिकों का एक आधार कार्ड है, वैसे ही ज़मीन का भी एक आधार कार्ड सरकार बनाने वाली है। इसके अलावा जो है बेसिकली आपके जो तमाम भूभाग हैं, जो भू अभिलेख हैं, जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिजिटलाइज़ किया जाएगा ताकि जो आपका करप्शन होता है, उस करप्शन को रोका जा सके और भू रजिस्ट्री यहाँ पर बनाने की बात सरकार कर रही है। इसके अलावा सरकार जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी को भी डेवलप करने की बात कर रही है। अब ये एक अजीब-सी बात थी जब निर्मला सीतारमण जी अपनी बात कह रही थी, तो उसका मतलब क्या था? कई लोग समझ नहीं पाए थे। तो टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि बेसिकली सरकार जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स को, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आपका एनवायरनमेंट के लिहाज से, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से डिफाइन करेगी कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है और फिर आपका ग्रीन ट्रांजिशन क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाएगा ताकि जो आपके निवेशक हैं उनको एक क्लियर रास्ता मिल सके कि उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ग्रीन टैक्सोनॉमी को सरकार बढ़ावा देगी। इसके अलावा सरकार जो है आपका FDI को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार ने NPA NPS नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य की शुरुआत की है, जिसमें जो आपके माता-पिता हैं, वो आपके लिए NPS वात्सल्य अकाउंट खुलवा सकते हैं और जब आप 18 साल से ऊपर हो जाएँगे, तो फिर वो अकाउंट जो है आपके हवाले हो जाएगा। इसके अलावा आपका सरकार की ओर से नेशनल पेंशन योजना NPS को जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को थोड़ा-सा सुलझाने के लिए और बेहतर मैकेनिज़्म स्थापित करने की बात की गई है। चलिए, ये तो हमने समझा कि बेसिकली आपका सरकार ने क्या-क्या घोषणाएँ की हैं। अब एक बार आपका कर को लेकर के यहाँ पर क्या-क्या कहा गया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कर में कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हालाँकि सरकार ने एक बड़ी बात यहाँ पर ज़रूर की है और वो ये है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट कानूनों में से एक माना जाता है, सरकार अब उसमें बदलाव करने पर विचार कर रही है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी सरकार कर आधार में जो आपका टैक्स बेस है, उसको बढ़ाने पर भी ज़ोर देने वाली है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो सीमा शुल्क लगता है, जो आपका टैरिफ लगता है, उस टैरिफ को कम करने की बात की है। तो इसकी वजह से वो जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, वो सस्ते हो जाएँगे भारत में। जैसे कैंसर के 3 दवाइयाँ हैं, जिन पर सीमा शुल्क को कम करने की बात की गई है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि सरकार की ओर से 25 मिनरल्स ऐसे हैं जिन पर जो आपका सीमा शुल्क है, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अगर वो मिनरल्स भारत में आते हैं, तो अब भारत में आने के लिए, भारत में लाने के लिए उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या-क्या प्रयास मिलेंगे? कर प्रस्तावों में अगर आप देखें, तो सरकार की ओर से जो आपका कैपिटल गेन होता है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। जैसे कि जो आपकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं, जो कि लघु अवधि की होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, ये खास तौर पर आपका FNO यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए लाया गया है। अब भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक नशे की लत के तौर पर देखा जा रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार का कहना अब ये है कि ऐसी किसी भी ट्रांज़ैक्शन पर जो कि शॉर्ट टर्म ट्रांज़ैक्शन है, उस पर 20% टैक्स जो है लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपका 12.5% के आसपास है। इसके साथ-साथ सरकार का ये भी कहना है कि जो पूंजीगत लाभ पर छूट की जो सीमा है, उसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट बड़ा बदलाव ये भी आया है कि सरकार ने अपने बजट में एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब एंजल टैक्स क्या होता है, इस पर हम पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए कि एंजल टैक्स क्या होता है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पर मिलेंगे, आप उससे समझ जाएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब सरकार ने भारत में एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से बेसिकली आपका जो फॉरेन कंपनियाँ हैं, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है। उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर 40% से कम करके 35% कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने आपका जो हमारी नई कर नीति थी, जो आपका न्यू टैक्स रिजीम थी, उस नई टैक्स रिजीम में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। जैसे कि अब नया जो स्लैब है,
वो ये है कि आपका 0 से 3 लाख की जो इनकम है उस पर 0 आपका टैक्स लगेगा, 3 से 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज़्यादा इनकम पर 30% टैक्स। लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या अब अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नई टैक्स रिजीम में सरकार जो है 7 लाख रुपए तक वैसे भी छूट देती है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि सरकार आपको इतना रिबेट दे देती है कि आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ता। आपको टैक्स केवल तब देना पड़ेगा अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं और आपकी इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको 50,000 से बढ़ा करके सरकार ने 75,000 कर दिया है और पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन पर कटौती है उसको 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। अब ये जो नया स्ट्रक्चर आया है, इस नए स्ट्रक्चर की वजह से सरकार का अनुमान ये है कि जो टैक्स पेयर हैं, जो आपके कॉमन टैक्स पेयर हैं, वो 17,500 रुपए तक जो है हर साल अपने टैक्स पर बचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, कई बार ये लोग सोचेंगे कि सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार ने टैक्स को बढ़ाया नहीं है, सरकार पहले से ही आपको छूट दे रही है। तो 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए तक अभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस पूरे बजट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अंत में इस पूरे बजट में निष्कर्ष क्या निकलता है, उस निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष अगर आप देखें तो ओवरऑल जो हमारा 2024 का बजट रहा, जो पूर्ण बजट था, वो बजट आपका राजनीतिक और वृहद आर्थिक स्थिरता के बीच जो है आपको संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर राजनीति और इकोनॉमी के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश जो है आपको दिखती हुई नजर आएगी। राजनीतिक पक्ष की अगर आप बात करें तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आपको बहुत सारे विशेष पैकेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बातें उनके लिए की गई हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में तो चुनाव आने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो सरकार राज्य के चुनावों पर अब ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि सरकार का एजेंडा तय है कि वो 5 साल अपनी सरकार ढंग से चलाना चाहते हैं, 5 साल जो है वो आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। तो सरकार अब चुनावों के बजाय जो है 5 साल के एजेंडा पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा आर्थिक पक्ष अगर आप देखें तो हमने देखा था कि इस बजट में जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हमने देखा था कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि जो एफएनओ पर जो टैक्स लगता है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। तो जाहिर तौर पर हमारे देश में, भारतीय बाजार में एफएनओ को लेकर के जो ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जो नशा देखने को मिल रहा था, उस नशे में थोड़ी सी कमी आपको नजर आ सकती है। तो ये ओवरऑल आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार ने इस पूरे बजट के माध्यम से एक संतुलन बैठाने की कोशिश की है। इस बजट में कुछ ऐसा बहुत बड़ा मौजूद नहीं है जिस पर बहुत डिस्कशन किया जाए, और इस बजट में ऐसा कुछ खराब भी मौजूद नहीं है जिसको पूरी तरह से नकार दिया जाए। तो ओवरऑल एक संतुलित बजट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर हमने इस पूरे बजट को लेकर के जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को समझ लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि बजट जो है वो, उसमें एक मनी बिल होता है। ये जो मनी बिल है, ये मनी बिल आपका कौन से सदन में पेश किया जा सकता है, इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बजट है वो, उस बजट में जो मनी बिल है वो कौन से सदन में पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश हो सकता है या फिर केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बजट की जो हमारी सीरीज़ है, जो वीडियो है, उसको शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस बजट की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है इससे जुड़े सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा दृष्टि का जो पीसीएस प्रोग्राम है, जो पीसीएस चैनल है, उस पीसीएस चैनल पर आपको जल्द ही एक प्रोग्राम मिलेगा जिस प्रोग्राम में इसी बजट पर सवालों पर बात की जाएगी, क्वेश्चंस के जरिए वहां पर बात होगी। तो आप उस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं जिससे आपकी क्वेश्चन फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।